हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो जितनी भी आपकी पेंडिंग ड्यूज़ है वो सब क्लियर कर दीजिए। और अगर पैसा नहीं है तो परेशान होकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन। दोस्तों, आर्बिट्रेशन होता क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। आज के डेट में बहुत सारे गांव में ऐसी जगह है जहाँ पे आज के डेट में पंचायत बैठती है। आर्बिट्रेशन सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है या इसका कार्यवाही कैसे होती है। मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, एक राम है एक श्याम है। ये लोग झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे की मानते नहीं है। इनका जब भी आमने सामने होते हैं झगड़ा करते हैं। तो पंचायत क्या करती है, या मैं कहता हूँ कि गांव के लोग कि इन दोनों का झगड़े को सुलह कराने के लिए एक थर्ड पर्सन अपॉइंट करते हैं, जिसे हम पंचायत कह सकते हैं। और वो पंचायत या वो पंच, चाहे वो एक इंसान हो या 5 इंसान हो, ठीक है, वो इनका झगड़ा सुलझाने के लिए इनकी दोनों की बात को सुनेंगे। राम क्या कहता है, श्याम क्या कहता है, किसकी गलती है, और उसके बाद वो झगड़े को खत्म करेंगे। अब होता क्या, जब भी हम कोई लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं और हमारा उसमें ड्यू हो जाता है, ओवर ड्यू या बाउंस हो जाता है, तो हमारे पास काफ़ी सारे नोटिस आते हैं। लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस। तो सेम ऐसे ही नोटिस चलते हमारे पास एक नोटिस आता है आर्बिट्रेशन कंसलेशन। अब ये होता क्या है, देखिए, आपने बैंक का पैसा लिया है, यूज किया है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो। अब आपकी जॉब चली गई हो, या आपके बिजनेस में लॉस हो गया हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी में आपका पैसा खर्च हो गया हो, पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो बैंक क्या करता है कि आपके पास जब आर्बिट्रेशन का मैसेज नोटिस आता है आपके पास, वो नोटिस आपके पास 3 तरीके से आता है। एक होता है आपका एक लिंक के जरिए आएगा, टेक्स्ट मैसेज, और उसे आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें आपका नोटिस खुल जाएगा। दूसरा, आपके पास मेल के थ्रू आएगा, उसमें आपकी पीडीएफ अटैच होगी, जैसे ओपन करेंगे तो नोटिस ओपन हो जाएगा। और तीसरा आपके पास आता है कोरियर सर्विस से, जो कि किसी प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट कोरियर से आता है, यानी कि डाक से। अब जितने भी हमारे पास नोटिस आते हैं, अगर हमें जानकारी ना हो तो हम इसमें डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन जानकारी हो तो हम इससे टेंशन फ्री रहते हैं। जैसे कि आपको पहले भी कहा है कि जितने भी नोटिस आते हैं सबको इग्नोर कर सकते हैं आप प्रॉपरली। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस आता है या सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो इसका जवाब देना जरूरी है। अब आर्बिट्रेशन के नोटिस पे आपको जवाब कब देना है। आपके पास एक नोटिस आ गया आर्बिट्रेशन का, आप उसको जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे अगर कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड नहीं है तो आप प्योरली इग्नोर कर सकते हो। लेकिन बहुत भाई बंधु ऐसे होते हैं जो डरते हैं इन चीज़ों से, और वो किसी भी वकील एडवोकेट को हायर करते हैं इसका रिप्लाई करने के लिए। अब वो वकील जो होता है वो आपसे एक मोटी फीस या चार्ज लेता है इसका रिप्लाई करने के लिए, चाहे वो 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, 3,000 रुपये हो, जो भी है वो आपके डर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपके नोटिस पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं है तो आप उसे प्योरली इग्नोर कर सकते हो। अब सेकंड नोटिस आपके पास आ गया जिसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट है। तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट है, आप इसे भी अगर इग्नोर करते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ इग्नोर करना है, इग्नोर करना नहीं है, लेकिन आपके माइंड से आउट हो गया, या आपको पता नहीं चला, या आपने घर शिफ्ट कर दिया है, आई मीन एड्रेस चेंज कर दिया है, और आपको वो नहीं मिल पाया है, आपके पास मेल आया, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, या कुछ पुराने मेल डिलीट कर रहे थे और सब वो भी डिलीट हो गया, या मैसेज आया था
वो आपको पता चला कि जब आपके साथ ये सिचुएशन आ रही होती है तो आपके पास काफ़ी सारे नोटिस आते हैं बैंक से, नोटिस जैसे भी मैसेज आते हैं, तो उसमें आप उसे इग्नोर कर देते हो। अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है और आप उसे इग्नोर कर देते हो, घबराने की बात अब भी नहीं है, लेकिन ये है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया है। अब उसे अब जब आप रिप्लाई करोगे तो जो पैसा आपका पहले लगा था, यानी कि मान लीजिए 2,000 रुपये आपका चार्ज लगा था वकील ने, वो चार्ज आपका आपका ट्रिपल हो जाएगा, यानी 6,000 रुपये। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ। ये आपका 6,000 रुपये हो जाएगा और जो आपका अवार्ड पास हुआ था वो आपका रिवर्स हो जाएगा। अभी आर्बिट्रेटर करता क्या है और कौन होता है? दोस्तों आर्बिट्रेटर जो होते हैं ये रिटायर्ड जज होते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है ये वकील नहीं होते, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और इनका काम होता है कि बैंक, एनबीएफसी और कस्टमर के बीच में सुलह कराना। यानी कि आपने जो अमाउंट लिया है, चाहे वो लोन या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, 1 लाख का, मान लीजिए 1 लाख का अमाउंट लिया है और आप उसे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब वहाँ पे जाते हो तो वो आपको एक सुलह कराता है, एक सेटलमेंट कराता है, जिसमें भी आप जितने तक का भी आप सेटलमेंट कर लेते हैं वो आपका सुलह करा के शांत कर देता है, यानी कि कंसलेशन कर देता है कि ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन आपके पास जब नोटिस आया आर्बिट्रेशन का, उसके ऊपर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं है, आप प्योरली इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जब आर्बिट्रेटर का आप अपॉइंटेड है उस पर, तो आप उसे आपको रिप्लाई देना पड़ेगा और उसमें अपनी एक ऑब्जेक्शन या आपत्ति आपको जतानी पड़ेगी। वह आपत्ति या ऑब्जेक्शन आपको किस तरीके से जतानी है? सिंपल है कि ये बैंक है XYZ और ये आप है। अब आपने लोन लिया है बैंक से, ठीक है, और आप बैंक को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक और आपके बीच में, यानी बैंक और कस्टमर के बीच में एक थर्ड पर्सन अपॉइंट हो रहा है जो कि बैंक कर रहा है। तो उस पर आप आपत्ति जता सकते हैं कि नहीं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली बैंक से डील कर लेंगे। तो आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया। अब बैंक और एनबीएफसी इतना कमीनापन करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्शन डाला है उस ऑब्जेक्शन को डिनाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, मानते नहीं है और उसको लेके वो हाई कोर्ट में जाते हैं। अब हाई कोर्ट में जाते हैं तो सीधी सी बात है, अब हाई कोर्ट में ऐसा तो है नहीं कोई भी जाके कंप्लेंट मतलब वो कर देगा, केस दाखिल कर देगा, उस पर सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केस हमारे देश में चल रहे हैं जिसके लिए जज की कमी है और वो केस 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल चलते रहते हैं। मतलब कि एक दिन इंसान खत्म हो जाता है लेकिन केस खत्म नहीं होता। तो केस हर कोई ना कर सके उसके लिए हाई कोर्ट एक सिंपल सा एक अपना एज पर लो एक गाइडलाइंस देता है कि जो भी आप केस लिखने दायर करने जा रहे हैं, दर्ज करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जो भी मतलब कोर्ट की दलील हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस है, जैसे भी वो कुछ भी हो सकता है। और वो अमाउंट बैंक पे करेगा। अगर बैंक पे नहीं करेगा तो वो केस दाखिल नहीं होगा, यानी कि दर्ज नहीं होगा। अब ये दर्ज क्यों कराता है, इसका रीजन क्या है? बैंक है, कस्टमर है, बैंक ने कस्टमर को पैसा दिया, कस्टमर का पैसा खर्च हो गया या जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो गया, पैसा नहीं दे सकता। तीसरा बंदा यानी तीसरा एक थर्ड पर्सन अपॉइंट हो गया जो कि है आर्बिट्रेटर। अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्बिट्रेटर क्या करेगा? वो आपका सेटलमेंट कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जी मैं इस पे ऑब्जेक्शन जानना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली डील करना चाहता हूँ। रीज़न, क्योंकि वो जो अपॉइंट किया गया है बैंक की तरफ से, वो साफ सीधी बात है बैंक का पक्ष ज़्यादा रखेगा या बैंक का पक्ष पहले रखेगा, और वहाँ पे जो वेट है वो यहाँ पे बराबर नहीं है। बैंक का वेट ज़्यादा है और आपका वेट कम है,
तो जो फैसला होगा वो आपके हित में ना होके बैंक के हित में होगा, और वहाँ पे जो सुलह होगी वो सेटलमेंट की जैसे भी है, वो वहाँ पे किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन जताते हैं तो उसके बाद जब बैंक आगे जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में जाता है और इस पे अवार्ड पास करता है, अवार्ड पास कराता है, तो अवार्ड पास कराने के बाद क्या होता है दोस्तों? अवार्ड पास का मतलब है कि बैंक एक लीगल एक्शन ले रहा है कोर्ट के माध्यम से कि हाँ जी, मिस्टर राम ने हमारे एबीसी बैंक से ये लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड लिया था, उसका पैसा नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है। हालांकि नहीं दे पा रहा वाला वर्ड नहीं आता, नहीं दे रहा है, तो हमें इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, लीगल एक्शन लेना है। और अवार्ड पास होने में दो पॉइंट सबसे जरूरी होते हैं, एक सबसे पहले लाता है बैंक, एक सैलरी अटैचमेंट, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे आपके घर में जो सामान है जो मूव हो सकता है, चाहे वो आपकी गाड़ी हुई, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हुई, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, जो मतलब मूव हो सकता है, तो बैंक की टीम, मतलब जो रिकवरी टीम है, वो आपके पास आएगी और वो आपका सामान उठा के ले जाएगी या उठाने की तैयारी कर रही होगी। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि सर देखिए, आज आप सामान ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप आए और चलने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन आप जो सामान ले जा रहे हो, मैं कल कोर्ट में जाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि ये जो सामान मैंने लिया है, ये जो सामान लिया गया है, ये सामान मेरे नाम से नहीं है, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे वाइफ, मेरी हस्बैंड या मेरे सिस्टर, मतलब फैमिली के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है। और जब मेरे नाम पे है नहीं तो आप इसको ले जाने का हक भी नहीं रखते हो, वो सामान आपका छोड़ देगा वहीं पे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये मैं आपको एक रास्ता नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने लोन को मतलब ना देने से रोक सको। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सच में ही पैसा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जरिया बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से लड़ सकते हो, पैसा रोक सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो पैसा दे ही नहीं सकते। तो आर्बिट्रेशन का जब भी आपके पास नोटिस आता है तो उसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो बेकार में किसी वकील को आप 1000, 1500, 2000 रुपये दे के अपना पैसा खराब मत करो। इससे अच्छा है कि कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करके इनका सेटलमेंट करा दो, क्योंकि जो आप पैसा दे रहे हो वकील को वो किसी काम का नहीं है जब तक आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं है। अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो भी गया है और आपने उस पर आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं डाला है, तो बाद में आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, उसकी कॉपी आप रख सकते हो। और कभी अवार्ड पास होता है तो आप कह सकते हो कि हाँ जी हम उस पर ऑब्जेक्शन डाला था या डाल रहे हैं जैसे भी, लेकिन उसका अमाउंट बढ़ जाएगा अवार्ड रिवर्स कराने का। तो ये गलती ना करें आप। जब भी आपके पास नोटिस आए आप देखें कि आर्बिट्रेशन नोटिस में आर्बिट्रेटर अपॉइंट है या नहीं है। अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट है तो उसके बाद जो उसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ है 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, उसके बीच के अंदर अंदर आप उसका रिप्लाई दो, उसमें अपनी आपत्ति जताओ कि जी आपके द्वारा अपॉइंट किए गए आर्बिट्रेटर से हम सहमत नहीं हैं, हम डायरेक्टली बैंक से डील करना चाहते हैं और हम बैंक से डील कर लेंगे, हम इसके लिए सहमत नहीं हैं। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान की ज़रूरत है और उस ज्ञान को अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आपके पास जब कोई भी कॉल आती है और वो आपसे बोलते हैं कि सर आपकी फैमिली में
आपको बहुत बुरा लगेगा कि मतलब ऐसा कुछ आपने बैंक का पैसा रोक रखा है। दोस्तों ये बात समझिए बात को कि जो भी ऐसी बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पर असर करने के लिए हो रही है। आपने किसी बैंक का पैसा रोका नहीं है कि आपके पैसे ना आने से बैंक को लॉस हो जाएगा, नहीं। इनकी बातों को थोड़ा समझिए और उसके बाद जवाब दीजिए या फिर इग्नोर कीजिए। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि एजेंट से बात की जाती है तो उस टाइम पे क्या क्या वो वर्ड यूज करते हैं जो आपको प्योरली इग्नोर करने हैं या उनका जवाब किस तरीके से देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कोई अगर आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे और हो सका तो एक नई वीडियो के साथ जवाब देंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन देता है। नमस्कार दोस्तों।